हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो बुक है बीएड पोस्ट सेम की आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4 जो आपका लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम 2 वीडियोस में इस टॉपिक को कवर करेंगे। वन वीडियो में हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें आपका आता है ई लाइब्रेरी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेबसाइट्स के बारे में। और जो रेस्ट टॉपिक बच जाता है मींस वेब 2.0 टेक्नोलॉजी आपके आ जाते हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आपका इंटरनेट के बारे में। तो हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके अर्थ के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं उपयोगिता के बारे में, फिर हम बात करेंगे लाभ के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी हानियां। तो परिचय से शुरू करते हैं। तो परिचय, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क्स का एक ऐसा जाल है जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट संपूर्ण विश्व के कंप्यूटर को, नेटवर्क का एक ऐसा जाल है जो संपूर्ण विश्व के कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है और दुनिया भर के कंप्यूटर के नेटवर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। आगे आपका लिखा गया है इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेटवर्किंग होता है, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंतरजाल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नेटवर्क का एक ऐसा जाल जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इंटरनेट को अंतरजाल कहा जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा होता है। जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है, मीन्स www, और एक डाटा के रूप में मौजूद होता है और वायर्स की मदद से पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनेट है इसका इस्तेमाल करता है, किसका इस्तेमाल करता है? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स टीसीपी या आईपी का इसके द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम चलें तो प्रत्येक कंप्यूटर का एक अपना इंटरनेट पर निर्भर होता है। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर निर्भर होता है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है एक यूनिक आईपी एड्रेस के द्वारा। मीन्स हर एक जो कंप्यूटर, विश्व में जितने भी कंप्यूटर होंगे उनका अलग अलग यूनिक आईपी एड्रेस होगा हर एक कंप्यूटर का या हर एक डिवाइस का। हम इंक्लूड करते हैं। आप उपयोग के बारे में बात करते हैं कि इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, और इन पॉइंट्स को हमने काफी बार डिस्कस भी किया है, टू कम्युनिकेट मीन्स संप्रेषण के लिए या टू कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, संप्रेषण के लिए। दूसरा आपका पॉइंट आता है खोजने के लिए, टू सर्च इंफॉर्मेशन। देन आपका मनोरंजन के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट। फिर आता है आपका मनोरंजन के बाद खरीदारी के लिए, और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट आपका पॉइंट आता है ई गवर्नेंस के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब हम डिस्कस करते रहते हैं इसके लाभ के बारे में कि इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं। इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट जो है हम डे टू डे लाइफ में आप यूज करने लगे हैं। डे टू डे लाइफ में हर एक पर्सन इंटरनेट का यूज करता है। सबसे पहले आपका आता है पारस्परिक क्रिया के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। देन वेब शिक्षक के लिए या वेब शिक्षा के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। दूरस्थ शिक्षा किसके माध्यम से संभव हो पाई है? इंटरनेट के ही माध्यम से संभव हो पाई है। दूरस्थ शिक्षा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। स्वतंत्र अधिगम के लिए, योग्यताओं का प्रयोग करने के लिए भी हम अपनी योग्यताओं, अपनी रुचियों को बढ़ावा देने के लिए अब हम किसका उपयोग करने लगे हैं? इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं। वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा का तीव्र विकास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही हमें मिल पाया है। और इंटरनेट जो है वो एक नया वातावरण लेकर आया है, एक टेक्नोलॉजी में एक नई डेवलपमेंट लेकर जो है वो इंटरनेट आज आया है। या इंटरनेट की अगर हम बोले तो इंटरनेट ने हमें एक नया वातावरण प्रोवाइड किया है जो आधुनिकता की ओर हमें अग्रसर कर रहा है। अब हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, तो कॉमन सी चीज है। अगर एडवांटेज होंगे ऑन द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलती है। तो इसके कुछ 7 या 8 डिसएडवांटेजेस हैं। पहली है समय की बर्बादी होती है। अब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट में एक नहीं 10 ऑप्शन मिलेंगे। अब उसमें समय की बर्बादी इसलिए होगी क्योंकि जो अलग अलग ऑप्शन होंगे हमको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और अलग अलग ऑप्शन में जो है वो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, तो समय की बर्बादी होगी। हम स्क्रॉल करते जाते हैं चीजों को। सोशल मीडिया, आप इसका एक उदाहरण लेकर चल सकते हैं, स्क्रॉल करना बार बार चीजों को। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, मुफ्त नहीं।
मुफ्त नहीं, आपको इंटरनेट का यूज करने के लिए पे करना ही पड़ता है, ये मुफ्त चीज नहीं है। फिर आपका आता है साइबर क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं, प्राइवेसी नहीं रहती है और विश्वसनीयता का अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्राइवेसी नहीं है तो विश्वास भी हम किसी चीज पर कैसे कर सकते हैं, और सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम कहें तो आज भी 2023 में भी इंटरनेट हर एक क्षेत्र में क्या है, उपलब्ध नहीं है। अब हमने पढ़ा इंटरनेट के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, या उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है नॉर्मली। फिर हमने पढ़ा उसके लाभ के बारे में, अब हमने डिस्कस की उसकी हानि। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी, जो आपकी प्रीवियस वीडियो है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक नंबर 3 आ जाता है आईसीटी का, यूनिट नंबर 2 का न्यू ट्रेंड्स इन आईसीटी, तो उसमें भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पढ़ा। तो इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, 3 और 4 लाइन्स हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से घर बैठे शिक्षक इंटरनेट के माध्यम से देश के किसी भी कोने में या प्रांत से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। अब आप वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा का एक हम इसको माध्यम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी सहूलियत के अनुसार वक्त का चुनाव कर सकता और अपने शिक्षक के साथ जुड़ सकता है। अब किसी भी इसमें, अब आपके पास एक वीडियो है, आप किसी भी इसमें इस वीडियो को देख सकते हैं, तो ये क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में कि ऑनलाइन शिक्षा के क्या लाभ हैं। वैसे तो आपने उस वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ा था, बट मैं आपको 9-10 पॉइंट बताऊंगी, आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका पहला पॉइंट आता है, शिक्षक के साथ अधिक नियमित संपर्क आपको देखने को मिलता है, बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, या हम जिसे कहें लचीलापन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम अपनी सहूलियत के अनुसार 1 नहीं 10 टीचरों से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाकर रख दिया है, जिसको अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आपके पास जो इसका उदाहरण आता है वो आता है कोविड-19 का टाइम। फिर प्रभावी शिक्षा हमें प्राप्त होती है, किसी भी समय हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। तकनीकी सशक्तिकरण हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा अगर अपने डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजी एक हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि हम जिस भी चीज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो हमारे लिए आम चीज बन जाती है। सक्रिय अधिगम हमको देखने को मिलेगा, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, लचीला अधिगम, और लास्ट आपका आता है समूह की रचना। अगर आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बेनिफिट्स की बात की तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी उस चीज के। तो ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज के मैंने सिर्फ लाभ और हानियां ही आपको बताई हैं। तो अगर हम हानि की बात करें तो इसके मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो हमें देखने को मिलती है वो है अनुशासन की कमी। बच्चा अनुशासन विहीन हो जाता है, वो अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाता है। जो शिक्षा हमें स्कूल या विद्यालय में या कॉलेज में प्राप्त होती है उसमें हम कह सकते हैं अनुशासन में रहना सीखते हैं। फिर आपका आता है अच्छे इंटरनेट का होना अनिवार्य है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व या देश के हर क्षेत्र में इंटरनेट का होना जरूरी नहीं है। दूसरा आता है शिक्षा अगर है भी तो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा के लिए पर्याप्त योजना का अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक से छात्रों को ना समझा पाना। अब जो हमें चीज ऑफलाइन समझ आती है, फेस टू फेस टीचर्स को देखकर समझ आती है, वो चीज हमें कभी भी जो है वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से समझ नहीं आ सकती है। प्रतिस्पर्धा का माहौल ठीक से उत्पन्न ना होना। अब जब हम स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। प्रतिस्पर्धा की भावना ऐसे आती है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो हर एक बच्चा उसका आंसर देने की कोशिश करता है, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन में प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव देखा जाता है। फिर आपका 6 पॉइंट आता है व्यवहारिक शिक्षा का अभाव हमको देखने को मिलता है। 7 उत्साह की कमी छात्रों में सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलती है, और वही टीचर्स के में भी उत्साह की कमी मिलती है। आत्म मूल्यांकन की कमी, हम स्वयं का सेल्फ इवेलुएट नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। और लास्ट आपका आता है आमने सामने संचार का अभाव, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन की। तो हमने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए ऑनलाइन एजुकेशन के मीनिंग
डिस्कस किया, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप और भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमने बोला था कि हम आपका डिस्कस करेंगे ई लाइब्रेरी के बारे में और वेबसाइट के बारे में। तो ई लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो ई लाइब्रेरी है क्या? ई लाइब्रेरी का अर्थ एक ऐसी लाइब्रेरी से है जहां पर डिजिटल रूप से सूचना और अध्ययन सामग्री का एक्सेस किया जा सकता है। ई लाइब्रेरी क्या है? जहां पर एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पर डिजिटल रूप में सूचना और अध्ययन सामग्री का एक्सेस किया जा सकता है। इस लाइब्रेरी के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कंप्यूटर या फिर एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा हम कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय अपनी सहूलियत के अनुसार सूचना को ग्रहण कर सकते हैं या ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा कि ई लाइब्रेरी क्या है। ई लाइब्रेरी एक डिजिटल रूप में सूचना और अध्ययन सामग्री का होना है और ये आपके फोन में भी आपको प्रोवाइड हो सकती है या एंड्रॉइड कंप्यूटर में भी आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है ई पुस्तकालयों ने पुस्तकालयों की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है और ज्ञान और संसाधनों को वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया है और जानकारी खोजने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके में भी क्रांति लाकर रख दी है। अब हम ई लाइब्रेरी की नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको आज तो समझ आ गया होगा कि ई लाइब्रेरी क्या है। ई लाइब्रेरी है आपका डिजिटल रूप में सूचना और अध्ययन सामग्री का उपलब्ध होना और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन में, टैबलेट में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। अब महत्व की अगर हम बात करें तो मैंने आपको 4 और 5 और 6 पॉइंट्स कुछ बताए हैं। सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है, शॉर्ट में अगर बोलूं, सूचना और ज्ञान का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पारंपरिक पुस्तकालय है, पारंपरिक पुस्तकालय, वहां पर मीन्स आप कॉलेज की लाइब्रेरी का उदाहरण ले लीजिए। हर एक विषय से संबंधित वहां पर जरूरी नहीं है कि पुस्तक उपलब्ध हो। अगर हर विषय से संबंधित पुस्तक वहां पर उपलब्ध है भी तो हर एक ऑथर की बुक वहां पर उपलब्ध नहीं होगी और ई लाइब्रेरी में आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा आता है पुस्तक के खोज में समस्या उपलब्ध ना होना। मीन्स पुस्तकें हमें इजीली से एक सर्च कम करेंगे तो हमको वहां पर वो पुस्तक मिल जाएगी। बट ऑन द सेम टाइम अगर हम कंपेयर करें अपने ओल्ड पुस्तकालय, ओल्ड लाइब्रेरी से जो पारंपरिक तरीके से बनी होती है, वहां पर हमें पुस्तकों की खोज करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर आपका आता है कम कीमत में हमको मिल जाती है पुस्तकें और लास्ट आपका फोर्थ आता है नई पीढ़ी की आवश्यकता के अनुरूप है ई लाइब्रेरी। शिक्षण संस्थाओं के मध्य संचार और सहयोग को मजबूत बनाती है और अनुसंधान संस्थान और संचार नेटवर्क में सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देना। तो ये था आपका नीट। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो 15 या 16 आपके कुछ पॉइंट आ जाते हैं। पहला आपको पॉइंट आता है कम स्थान की आवश्यकता। अब आप इसको आपने जो दूसरी पारंपरिक लाइब्रेरी है वो तो सभी ने देखी है। अब उसको इसके साथ जो है वो कंपेयर करते जाएंगे तो आपको इसके लाभ के बारे में जो है वो स्वयं पता लग जाएगा। पहला आपको पॉइंट आता है कम स्थान की आवश्यकता है। दूसरा कम लागत में अधिक लाभ। तीसरा सूचनाओं की नवीनतम जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रतिक्षण अब उपलब्धता, भौतिक प्रबंधन नहीं, मीन्स किसी प्रकार का कोई भौतिक हमें प्रबंधन देखने को नहीं मिलता है। हम 24 घंटे लाइब्रेरी में नहीं रह सकते, बट ई लाइब्रेरी के माध्यम से हम 24 घंटे कहीं भी किसी भी स्थान पर सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना तक असीमित पहुंच, आकर्षक शिक्षण अनुभव हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वैश्विक सहयोग देखने को मिलता है। संसाधनों की कमी नहीं है। आपका 10th पॉइंट आता है समय सीमा नहीं और 11th आता है एक साथ कई उपयोगकर्ता तक पहुंच। जानकारी प्राप्त करना काफी तेजी से हमें इसके द्वारा जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। ज्ञान का संरक्षण यहाँ पर मिलता है ई लाइब्रेरी में, क्योंकि जो चीजें हैं, जो बुक्स हैं वो खराब नहीं होंगे और किताबों का संरक्षण भी यहाँ पर हो जाता है। सब अध्ययन को प्रोत्साहन करती है ई लाइब्रेरी। भाषा संबंधी बंधन नहीं है, क्योंकि हम जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाते हैं। कोई शारीरिक प्रतिबंध नहीं। तो इसके आपके 15 पॉइंट्स आ जाते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। मैं पॉइंट फिर से रिपीट कर देती हूँ। कम स्थान की आवश्यकता,
कम लागत में अधिक लाभ, सूचनाओं की नवीनतम हमें जानकारी मिलती है, प्रतिक्षण उपलब्धता हमें मिलती है, भौतिक समस्या नहीं, सूचना तक असीमित पहुंच, आकर्षक शिक्षण अनुभव हमें देखने को मिलता है, वैश्विक सहयोग, संसाधनों की कमी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने रिपीट किए। अब हम बात करते हैं सीमाओं के बारे में, क्योंकि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस हमने भी डिस्कस करनी है। तो इसके कुछ 7 या 8 डिसएडवांटेजेस हैं। पहले आपको आती है कॉपीराइट की समस्या, यहाँ पर देखने मिलती है। ई लाइब्रेरी की पुस्तकों में कॉपीराइट की समस्या हमें देखने को मिलती है। दूसरा आता है इंटरनेट की गति पर आश्रितता, मीन्स अगर इंटरनेट की आपकी स्पीड अच्छी है तो हम ई लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है या किसी कारणवश इंटरनेट नहीं चल रहा है तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रारंभिक लागत का अधिक होना। प्रारंभिक लागत मीन्स जब भी हम ई लाइब्रेरी को बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें जो लागत लगती है वो काफी अधिक लगती है। अध्ययन का वातावरण का ना होना। अब जो आपको चीज लाइब्रेरी में पारंपरिक लाइब्रेरी में मिलती है, सब अध्ययन में सामूहिक, आप वहां पर सभी बच्चे एक साथ बैठकर भी एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं या एक दूसरे के साथ टॉपिक विषय वस्तु को जो है वो चर्चा कर पाते हैं, वो ही चीज हम ई लाइब्रेरी में नहीं कर सकते हैं। अत्यधिक उपयोग की प्रवृत्ति मीन्स अधिक से अधिक इसको हम उपयोग करने लग पड़ते हैं। विश्वसनीयता नहीं होती है यहाँ पर। संरक्षण और दक्षता का हमारा अर्थ है डिजिटल जानकारी को की बहुत बड़ी मात्रा के साथ किसी विशिष्ट कार्य के लिए सही सामग्री ढूंढना तेजी से कठिन हो जाता है। डिजिटल जानकारी की बहुत बड़ी मात्रा के साथ किसी विशिष्ट कार्य के लिए सही सामग्री को ढूंढना तेजी से कठिन हो जाता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लाइब्रेरी। अब इसके कुछ घटक हैं, आपके 5 आपके घटक आ जाते हैं। पहला है आपका ई सामग्री, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। फिर आपका आ जाता है मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा है यह संरचित जानकारी है जो किसी सूचना संसाधन का वर्णन, व्याख्या या पुनः प्राप्त करना एवं उपयोग करना आसान बनाती है। तो यह क्या करती है? किसी सूचना संस्थान का वर्णन या व्याख्या या पुनः उसको प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। कोश मीन्स सूचनाओं का भंडार या उनको संरक्षण करना या बैकअप रखना। ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और अंतर्निहित आईटी बुनियादी ढांचा का होना भी यहाँ पर जरूरी है। और ये थे उसके कुछ कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं उसके उदाहरण के बारे में। अगर हम ई लाइब्रेरी की बात करें तो आपको 2 या 3 उदाहरण मैं अगर दूं तो सबसे पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। यह भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का एक प्रमुख पुस्तकालय है जो इंटरनेट पर आम जनता के लिए प्रोवाइड किया गया है। दूसरा आपका आ जाता है ई पाठशाला। तो ई पाठशाला में क्या प्रोवाइड किया गया है? ई पाठशाला में आपको प्रोवाइड किया गया है 1st to 10th तक की सभी एनसीईआरटी की बुक्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ई पाठशाला में। ये छात्रों के लिए कक्षा में ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में एक वैकल्पिक साधन है। फिर आपका आता है यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें विश्व के सभी देशों की पुस्तकों को संग्रहित किया गया है। फिर आपका आता है CDAC मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ICTE के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा तथा उत्तम विशेष तकनीक ज्ञान व विशेषज्ञ प्रदान करने तथा विकास संस्था के रूप में उभरना CDAC का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये था आपका ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में हमने डिस्कस किया ई लाइब्रेरी क्या है, उसके घटक क्या हैं, उसके उदाहरण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उसके लाभ के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा उसकी हानियों के। अब हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट्स के बारे में कि वेबसाइट्स होती क्या है। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो वेबसाइट क्या है? एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन या संग्रह होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो वेबसाइट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। मीन्स कि खूब सारे वेब पेजेस का जो संग्रह होता है उसको हम क्या कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका घर आ जाता है, घर में आपको कई सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो जो घर है वो क्या है? वेबसाइट है। और जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं या जो सदस्य हैं वो वेब पेजेस यहाँ पर होंगे। वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस को इकट्ठा करके रखने का एक माध्यम होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो .gov अगर आपका लिखा गया है तो वह
गवर्नमेंट की वेबसाइट है। लिखा गया है .edu मीन्स ये आपकी एजुकेशन वेबसाइट है, और अगर लिखा है .com मीन्स ये आपकी कम्युनिकेशन या कमर्शियल जो है ये आपकी वेबसाइट आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि वेबसाइट्स के क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उपयोगिता में हमें इसकी उपयोगिता में हमें आसानी देखने को मिलती है। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कंटेंट का हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। समय की बचत होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक जो है वो सामग्री होनी चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है वहां पर जो भी आपको वस्तु या जो भी आपको विषय वस्तु बताई गई है उसके उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। सरल एवं आकर्षक डिजाइन होना चाहिए वेबसाइट का, आसान नेविगेशन होनी चाहिए और खोज के लिए आपके अनुकूलित होनी चाहिए। इसके जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो वेबसाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं लाभ के बारे में। तो ज्यादा लोगों तक पहुंच होती है वेबसाइट की, ज्यादा लोग इसके द्वारा सूचना या ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है आपका समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है वेबसाइट यूज में, मीन्स आप किसी भी इसमें सर्च कर सकते हैं चीजों को। थर्ड पॉइंट आता है आपका ये कम महंगी होती है, ज्ञान का भंडार होता है, स्व अध्ययन की आदत का यहाँ पर हमें विकास देखने को मिलता है, और उपयोग में आसान होती है वेबसाइट, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सर्च करना है और आपको उस चीज के बारे में कंप्लीट वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर हम बात करें हानियों की, तो क्या है ये विश्वसनीयता नहीं, मीन्स की जरूरी नहीं है कि जो भी आप वहां पर इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो करेक्ट हो, तो इसमें विश्वसनीयता की कमी देखने को मिलती है। आयु सीमा नहीं, आयु सीमा इस प्रकार नहीं है कि किसी भी उम्र का बच्चा किसी भी तरह की जो है वो सर्च कर सकता है। अब वहां पर जो कंटेंट है वो इनएक्यूरेट नहीं है, तो वहां पर वो भी समस्या हमको देखने को मिलती है। फिर आपको आता है लत लग जाती है, कई बार गोपनीयता नहीं रहती है, और यहाँ पर लागत की भी समस्या देखने को मिलती है, मीन्स कॉस्ट। तो ये था आपका जो लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का, इंटरनेट एंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें हमने ई लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा और वेबसाइट के बारे में पढ़ा। जो रेस्ट टॉपिक बच जाता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।